वेलकम बैक टू द चैनल टॉपर निंजा एग्रीकल्चर। मैं हूं रिचा तिवारी जो कि लेकर आई हूं जनरल एग्रीकल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीड टेक्नोलॉजी। क्योंकि जिन्होंने भी एनएससी का फॉर्म फिल किया होगा, जिन्होंने भी इफको का फॉर्म फिल किया होगा, या फिर जो भी एएफओ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम जिनको भी देना है फॉर द पीएचडी लेवल, उन सब के लिए ये जो टॉपिक है सीड टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए नारियल फोड़ के शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। सबसे पहले हम ये जान जाते हैं कि हु इज द फादर ऑफ द सीड टेक्नोलॉजी। तो द फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी इज प्रोफेसर एफ नोबे। प्रोफेसर एफ नोबे जो है वो जर्मनी के प्रोफेसर थे। ठीक है, अब भाई सीड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर के बारे में या फिर फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी जो है वो तो हम जान गए, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि सीड कहते किस चीज को है, कि हाउ वी कैन डिफाइन द सीड। तो चलिए वो देख लेते हैं। सीड इज अ राइपन्ड मैच्योर ओव्यूल, या फिर हम कह सकते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। ठीक है, और इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं सीड के। पहला है आपका एंडोस्पर्म, दूसरा है सीड कोट और तीसरा है एम्ब्रियो। ठीक है, इसको और भी हम अगर डिफाइन करें सीड को, तो उसे बोला जा सकता है कि कोई भी लिविंग एम्ब्रियो जो कि यूज किया जा रहा है फॉर सोइंग, प्लांटिंग और रेजिंग अ क्रॉप ऑफ इज कॉल्ड सीड। और सीड जो है उसकी 2-3 फीचर्स होते हैं जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला फीचर है कि सीड्स आर वायबल एंड दे कैन एंड यूज टू जर्मिनेट, मीन्स उनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए टू जर्मिनेट। ठीक है, लेकिन उसके बाद चलिए अब हम ये जान जाते हैं कि ये एंडोस्पर्म, सीड कोट और एम्ब्रियो वो होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सीड कोट क्या है। सीड कोट जो है वो एक टफ प्रोटेक्टिंग कोटिंग है, जैसे कि हम फिगर में भी देख रहे हैं कि जो ये आउटर साइड में प्रोटेक्टिंग कर रहा है आपका सीड को, उसी को बोलते हैं हम लोग सीड कोट। और अगर एम्ब्रियो को डिफाइन किया जाए तो उसे कहा जाएगा कि एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ यंग रूट एंड शूट विच डेवलप इनटू द एडल्ट प्लांट। मतलब एम्ब्रियो को हम एक चीज और भी बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं टाइनी प्लांटलेट्स। ठीक है, टाइनी प्लेटलेट्स। क्यों? क्योंकि ये एक प्लांट का ही मिनिएचर और फॉर्म होता है जो कि सीड के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, यंग रूट्स जो हैं वो आपके रेडिकल से निकलते हैं और जो शूट होता है वो आपका प्लूम्यूल से निकलता है। ठीक है, ये हम आगे चल के भी देखेंगे, कोई नहीं। और लास्ट जो है वो है हमारा फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, ये है आपका एम्ब्रियो, और ये जो बाकी जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म। और ये जो एंडोस्पर्म है ये एम्ब्रियो को वो फूड सप्लाई करता है अनटिल एंड अनलेस जब ये जो टाइनी ये प्लेटलेट्स है या मिनिएचर जो प्लांट है वो खुद से डेवलप होके अपना खाना खुद ना बनाना स्टार्ट कर दे, तब तक ये एंडोस्पर्म जो है वो फूड प्रोवाइड कर देता है यंग प्लांट्स को। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि अब ये एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है और ये जो एंडोस्पर्म है वो कैसे फॉर्म होता है, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम्स में पूछ लेता है कि एंडोस्पर्म इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर और ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए लेकिन हमें पहले थोड़ा सा ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो है उसको रिकॉल करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म में हम कैसे समझेंगे। ये है आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ठीक है, इधर साइड में आपका चैलाजियल साइड है, ये आपका माइक्रोपाइल जो है वो साइड है और बीच में ओव्यूल में एक होता है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो है होता है हमारा एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब इस एम्ब्रियो सैक को अगर हम
मैक्सिमाइज करके देखें तो चैलिज़ल एंड पे 3 सेल्स मौजूद हैं। इन 3 सेल्स को ही हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। लेकिन जो माइक्रोपाइलर साइड पे जो 3 सेल्स मौजूद होते हैं उनमें जो एक सेल होता है वो बहुत बड़ा, मतलब बिग एनफ और डिस्टिंक्ट इन नेचर होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एग सेल। और बाकी जो 2 सेल्स हैं उन्हें हम सिनर्जिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स बोलते हैं। और सेंटर में हमारे पास 2 सेल होता है वो होता है हमारा पोलर न्यूक्लियाई, ये हमेशा सेंटर पे होता है, ठीक है। अब बिफोर फर्टिलाइजेशन तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 सेल्स होते हैं जो कि 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। एंड जस्ट प्रायर टू द फर्टिलाइजेशन ये जो पोलर न्यूक्लियाई होता है ये फ्यूज हो जाता है और उसे फिर हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस या न्यूक्लियर, ठीक है। मतलब पोलर सेल जब फ्यूज हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वो एक सेल बन जाएगा, लेकिन उसमें न्यूक्लियस कितने प्रेजेंट है, तो 2 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। तो बिफोर जस्ट प्रायर टू द फर्टिलाइजेशन जो है ये 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड हो जाता है, फर्टिलाइजेशन से न्यूक्लिएटेड, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा सा और आगे चल के समझते हैं कि जब यहाँ से रिलीज ऑफ स्पर्म होता है तो 2 मेल गेमीट्स जो है माइक्रोपाइलर साइट से एंटर करते हैं। और जब ये मेल गेमीट्स जो है आपका एग सेल से फ्यूज होता है, किससे फ्यूज होता है, एग सेल से, तो वहां पे वो बना देता है जाइगोट, और जो कि डिप्लॉयड इन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब यही जाइगोट जो है आगे चल के एम्ब्रियो फॉर्म करता है। लेकिन जो दूसरा मेल गैमीट है, जो स्पर्म सेल है, वो आपका जाके सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होता है। किससे फ्यूज होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है। और फिर वो क्या बनाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके 2n न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एक जो मेल गैमीट का है वो न्यूक्लियस आ जाता है, तो ये आपका 3n मतलब ट्रिप्लॉइड सेल यहाँ पे बनता है, जिसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हुआ है जब वो एग सेल से होता है तो वो ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है और उसे हम बोलते हैं सिनगैमी। लेकिन जो यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ट्रू फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उसे हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली ही फ्यूजन बोलते हैं या फिर ट्रिप्लॉइड फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये है आपका एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो में डिफरेंस, कि जो एम्ब्रियो है आपका वो डिप्लॉयड इन स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉयड इन स्ट्रक्चर होता है। दूसरा, ये सिनगैमी के थ्रू फॉर्म होता है, लेकिन एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिप्लॉयड फर्टिलाइजेशन से फॉर्म होता है। दूसरा ये है कि एम्ब्रियो जो होता है वो आपको क्या करेगा, आगे चल के गिव राइज टू प्लांट देता है। और एम्ब्रियो जो है उसमें आगे चल के आपका जर्मिनेशन भी होता है, लेकिन एंडोस्पर्म में जर्मिनेशन नहीं होता है और वो कोई भी प्लांट को राइज नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ जो है एंडोस्पर्म वो फूड प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि आपका एम्ब्रियो जो है वो खुद डेवलप ना हो जाए इन द फॉर्म ऑफ प्लांट। अब सीड क्या होता है, सीड की डेफिनेशन क्या होती है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये तो हमने समझ लिया।
लेकिन जो एक बहुत ही दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है वो है पहला कि स्मॉलेस्ट सीड जो है वो किस क्रॉप का है, या फिर लार्जेस्ट सीड जो है वो किस क्रॉप का है। तो स्मॉलेस्ट सीड जो है वो है आपका ऑर्किड का, और लार्जेस्ट जो सीड है वो आता है आपका डबल कोको नट का, जिसे हम साइंटिफिकली बोलते हैं लोडो आईसी मालदीविका। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है आपका डबल कोकोनट का। ठीक, अब ये तो हो गया सीड। दूसरा जो टर्म आता है वो है ग्रेन। क्या सीड और ग्रेन सिमिलर थिंग है? क्वेश्चन आता होगा दिमाग में। ये है आपका फोटो, किस चीज का है? ये वीट की एनाटॉमी है, जो कि ग्रेन की एनाटॉमी को बता रहा है। अब इसमें जो आउटर स्ट्रक्चर है वो है ब्रान, फिर उसके अंदर होता है एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म के भी अंदर आता है हमारा एक जर्म सेल। ठीक है, तो जो ब्रान होता है वो आपका क्या होता है वो चलिए देख लेते हैं कि आउटर सेल दैट प्रोटेक्ट्स द सीड। ठीक है, मतलब ये जो आउटर सेल है उसको हम लोग बोलते हैं जो प्रोटेक्ट करता है आपके सीड को। ग्रेन को अगर एक सिंपल भाषा में अगर हम डिफाइन करें, सस्ती सी जो डेफिनेशन अगर हम कहें तो वो होता है कि जब हम सीड कोट, मतलब सीड कोट क्या था आपका आउटर लेयर ऑफ द सीड, वो फ्यूज हो जाता है आपके फ्रूट से, तो उसी को हम कहते हैं ग्रेन। ठीक है, मतलब सीड कोट और फ्रूट जो है वो सेपरेट नहीं हो सकते, तो हम उन्हें कहते हैं ग्रेन। और उस ग्रेन में जो सबसे आउटर शेल होता है वो होता है आपका ब्रान, और ब्रान के ये जो अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं वो होता है विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स और फाइबर। अब सीड कोट और फ्रूट जो है वो तो फ्यूज हो गया है, तो हमें भी पता है कि सीड कोट के नीचे कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता था सीड में, वो था आपका एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म्स में यूजुअली क्या होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। और लास्ट वाला जो है वो जर्म, जो कि फूड है फॉर द सीड, जिसमें हमारा कंटेन करता है विटामिन बी, ई, फैट एंड प्रोटीन। ये जो चीजें हैं ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सिर्फ विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन एंड फाइबर्स था, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक विटामिन बी एंड ई जो है वो मेंशन है। ठीक है, अब जो चीज है कि सीड और ग्रेन, क्या वो दोनों चीज सिमिलर होती है या डिफरेंस भी होता है उसमें? तो चलिए वो देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है सीड और ग्रेन में। तो सीड तो है मैच्योर्ड ओव्यूल, जिसमें हमारा जो कि कंटेन करता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है आपका टाइनी या फिर मिनिएचर प्लांट है। लेकिन ग्रेन जो है वो फ्यूजन ऑफ सीड कोट एंड फ्रूट है। ठीक, दूसरा चीज है कि सीड्स जो है वो प्लांटेड टू ग्रो द प्लांट्स, मतलब अगर हम सीड्स को सो करेंगे फील्ड में तो प्लांट्स निकलेगा। और सीड्स का जो फीचर रहता है कि वो वायबल होता है एंड दे हैव द कैपेसिटी टू जर्मिनेट। ये जो चीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ग्रेन्स जो है वो हार्वेस्टेड होता है फॉर द फूड, सिंपल सी भाषा में देखा जाए। और ग्रेन्स जो है वो यूजुअली आपके जो भी ग्रासी फैमिली से बिलोंग करता है उसको हार्वेस्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत ही लार्ज स्केल पे जो भी क्रॉप को हम ग्रो करते हैं उनके टॉप ऑफ द प्लांट्स पे जो भी सीड है वो मौजूद है, जिसे हम खाने के लिए, जो ह्यूमन बींग्स खाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा चीज है कि सीड को फूड जो है वो एम्ब्रियो प्रोवाइड करता है, लेकिन ग्रेन्स जो है उसको फूड जो है वो फ्रूट पार्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। मतलब सिंपल सी बात है कि सीड वो चीज है जब हम फील्ड में सो करेंगे टू गिव राइज अ प्लांट, लेकिन ग्रेन्स जो है जो हम खाने के लिए यूज करते हैं उसे बोला जाता है, इन आम तौर की भाषा में हम उसे बोलते हैं अनाज। चलिए आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सीड, कि सीड्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो सीड जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका डाइकोटिलेडोन्स और दूसरा होता है मोनोकोटिलेडोन्स। यहाँ पे डाई का मतलब ही है
कि जब दो कॉटिलेडॉन्स मौजूद होते हैं तो उन्हें हम डाइकोटिलेडॉन्स बोलते हैं, और जब सिर्फ मोनो कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट है, मतलब ओनली वन कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट है, तो हम उसे कहते हैं मोनोकॉटिलेडॉन। अब डाइकोटिलेडॉन और मोनोकॉटिलेडॉन्स में फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो है एक्स एल्ब्यूमिनस या फिर एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, ये दोनों सिमिलर है। और दूसरा जो है वो है एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड। ये डाइकॉट में भी सिमिलर है और मोनोकॉट में भी सिमिलर है। एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो है कि जब फ्रूट, जो भी प्लांट आपका जो सीड है वो मैच्योर हो गया और उसमें एंडोस्पर्म जो है वो एब्सेंट है, तो उसे हम बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक उसे बोलते हैं कि ये जब मैच्योरिटी होने के बाद भी ही एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट है, तो वो कहलाता है आपका एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड। सिमिलरली यहाँ पे भी है। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे चले हमने देख लिया कि डाइकोटिलेडॉन्स और मोनोकॉटिलेडॉन्स में ये टाइप्स होता है, और उसके अंदर फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है आपका नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक। इसके एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल्स देख लें। एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक में जैसे कि डाइकॉट का जो एग्जाम्पल्स आता है यूजुअली जो होता है पल्सेस जो है वो आते हैं। तो पल्सेस में ग्राम चना जो है वो बहुत कॉमन है। तो सुनिए जी, पीसी ज्वेलर्स से चना भर भी ही हमें, मतलब कोई भी सोना है वो बनवा दीजिए। एक पत्नी अपने पति से कह रही है, सुनिए जी, पीसी ज्वेलर से चना भर ग्राम का भी मेरे लिए सोना खरीद दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जी जो है वो सबसे पहला वो ग्राम के लिए होता है। दूसरा है पीसी, पी मतलब फिर से पी जो कि एक लेग्यूमिनस है। सी से यहाँ पे मतलब है कुकुम्बर। जे से मतलब है यहाँ पे जूट, और लास्ट वाला जी जो है वो है ग्राउंडनट। क्योंकि अभी मैंने बोला कि जो भी ग्राम मतलब लेग्यूमिनस, जो जितने भी लेग्यूमिनस यूजुअली ही क्रॉप होते हैं वो आपके डाइकोटिलेडॉन्स होते हैं इसलिए तो उसमें आपका ये ग्राउंडनट भी आया जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक में आता है। अब एंडोस्पर्मिक डाइकोटिलेडॉन सीड के जो एग्जांपल्स है उनको याद करने के लिए एक्चुअली क्या है कि ये जब मैं 12th में थी तो मैं केमिस्ट्री, हमारे एरिया में सीपी शर्मा बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो उसी से याद रखा है कि सीपी शर्मा से केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, सीपी सी, तो यहाँ पे जो सी का मतलब है, पहले सी का वो है कैस्टर, पी का मतलब है पपाया, और फिर से जो सी है उसका मतलब है कॉटन। तो ये जो एग्जाम्पल है वो है आपका एंडोस्पर्मिक एक डाइकोटिलेडॉन सीड का, और ये जो एग्जाम्पल्स है यही एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड इन मोनोकॉटिलेडॉन्स, उसके एग्जाम्पल्स क्या है। तो इसके एग्जाम्पल्स के लिए याद करिए APA। ठीक है, आप आएंगे। ठीक है, ए से है आपका एलिज्मा, पी से है आपका पुथोस, और फिर से ए से है एमोर्फोफाइलस। ठीक है, एमोर्फोफाइलस। यूजुअली जितने भी मोनोकॉटिलेडॉन सीड्स होते हैं ना वो जनरली आपके एंडोस्पर्मिक होते हैं, ये याद रखिएगा। क्योंकि जितने भी ही एंडोस्पर्मिक मतलब कि जिसमें एंडोस्पर्म मैच्योरिटी में भी प्रेजेंट रहता है, और जितने भी अनाज हो गए आपके जो भी हम लोग खाते हैं, जैसे कि आपका हो गया राइस, वीट, बार्ले, या फिर आप कह ले कॉर्न, ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं मोनोकॉट्स में जो हम खाते हैं वो आपके सारे के सारे एग्जाम्पल्स होते हैं एंडोस्पर्मिक सीड का। ये एग्जाम्पल्स
एकदम हम अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में यही एग्जाम्पल्स पूछेगा। वो ज़्यादा आपको डिटेल में ये नहीं पूछेगा कि नॉन एंडोस्पर्मिक या एंडोस्पर्मिक सीड्स क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं कि मोनोकोटिलेडॉन सीड्स जो हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो जैसे कि हमने अभी आपको एग्जाम्पल्स में बताया था कि जनरली मोनोकोटिलेडॉन्स जो हैं वो एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, और एंडोस्पर्मिक में आपका कॉर्न या मेज जो है उसका मैंने मेंशन किया था, कॉर्न कह लें या मेज कह लें। तो ये आपका मेज का एक सीड है। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं कि सीड कोट एंड फ्रूट वॉल है आपका, ये आपका एंडोस्पर्म है, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो ये क्या होते हैं। अब जो चीज़ डिस्कस करना है वो ये है कि स्क्यूटुलम जो है ये कोलियोप्टाइल को बोला जाता है, और स्क्यूटुलम जो है ये सिर्फ और सिर्फ मोनोकॉट सीड्स में ही बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि डाइकॉट सीड्स में स्क्यूटुलम टर्म जो है वो यूज़ होता है। और मोनोकॉट का मतलब वन कॉटिलेडॉन तो हो ही गया, तो ये आपका पूरा का पूरा एक ही कॉटिलेडॉन जो है वो मौजूद है। दूसरा जो है एक यहाँ पे एलिरॉन लेयर जो है एंडोस्पर्म के बाहर आउटर साइड में एक एलिरॉन लेयर मौजूद है, और ये भी सिर्फ और सिर्फ आपका मोनोकॉट सीड्स में पाया जाता है। डाइकॉट सीड में ये एलिरॉन लेयर जो है वो मौजूद नहीं होता है। तीसरी चीज़ जो है प्लूम्यूल और कोलियोप्टाइल का जो पोजीशन है कि जैसे अगर डाइकॉट में देखेंगे तो 2 कॉटिलेडॉन्स होता है और कॉटिलेडॉन्स जो है वो लेटरल पोजीशन पे होता है, लेकिन यहाँ पे जो कॉटिलेडॉन है उसका जो पोजीशन है वो आपका टर्मिनल है। ठीक है, और जो प्लूम्यूल है उसका जो पोजीशन है आपका लेटरल है। ठीक है, मतलब स्क्यूटुलम जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे मौजूद है, लेकिन प्लूम्यूल जो है वो एक लेटरल पोजीशन पे मौजूद है। लेकिन डाइकॉट में क्या है, 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं, तो कॉटिलेडॉन्स जो है वो आपका लेटरल पोजीशन पे आता है, लेकिन जो प्लूम्यूल है आपका वो टर्मिनल पोजीशन पे आता है। ठीक है, प्लूम्यूल जो है उसका एक और लेयर से वो कवर्ड होता है, मतलब कोलियोप्टाइल से प्लूम्यूल निकलता है, ना कि प्लूम्यूल से कोलियोप्टाइल निकलता है। ठीक है, कोलियोप्टाइल जो है पहले फॉर्म होगा और उसके बाद आपका प्लूम्यूल फॉर्म होता है। वैसे ही कोलियोराइजा जो है पहले फॉर्म्ड होता है और उसके बाद आपका रेडिकल जो है वो फॉर्म होता है, और रेडिकल से आपका रूट बनता है और प्लूम्यूल से आपका शूट का जो स्ट्रक्चर्स है वो फॉर्म्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ ये भी है कि स्केटुलम और एल्यूरॉन लेयर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके मोनोकॉट सीड्स में पाए जाते हैं। अब चलिए देखते हैं डाइकॉट सीड्स का स्ट्रक्चर। डाइकॉट सीड का जो स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, यूजुअली जितने भी ही पल्सेस होती हैं वो डाइकॉट होती हैं, तो इसीलिए आपको ये ग्राम वाला जो स्ट्रक्चर है वो याद रखना है। यहाँ पे क्या है, 2 कॉटिलेडॉन्स है और कॉटिलेडॉन्स का जो पोजीशन है वो क्या है, लेटरल है, लेकिन प्लूम्यूल का जो पोजीशन है वो आपका यहाँ पे टर्मिनल है। तो ये जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड की, ये भी आपको वो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डिफरेंस जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अब इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप ज़रूर याद रखिएगा कि एग्जाम्पल्स में हम देख लेते हैं। सबसे पहले मोनोकोटिलेडॉन्स के जो एग्जाम्पल्स है वो देख लेते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट और डाइकॉट, मतलब जब मैं मोनोकॉट और डाइकॉट बता ही रही थी आपको सीड, तो सारे डिफरेंसेस मैंने मेंशन किए हैं, लेकिन एक चीज़ और है जो रह गई थी, वो है कोलियोप्टाइल। मोनोकॉट में जो आपका कोलियोप्टाइल होता है, सॉरी कॉटिलेडॉन जो होता है वो थिन और पैपरी स्ट्रक्चर होता है, थिन या पैपरी स्ट्रक्चर होता है। लेकिन डाइकॉट में जो कॉटिलेडॉन्स होता है वो आपका
थिक होता है, ये याद रखिएगा, ये कभी ना कभी किसी एग्जाम्स में पूछ ही लेता है। और यहाँ पे क्या है कि जो रेडिकल है आपका, रेडिकल वो डीजेनरेट हो जाता है आफ्टर सम टाइम, और फिर वहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स जो होती हैं मोनोकॉट में वो डेवलप होती हैं। लेकिन डाइकॉट में क्या है कि जो रेडिकल्स मौजूद होंगे वही आपके प्राइमरी टैप रूट सिस्टम जो है वो मेंटेन करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स एक बार और फिर से रिवाइज कर लें कि मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलेडॉन्स होता है, प्लूम्यूल जो है वो लेटरल पोजीशन पे होता है, और आपका कॉटिलेडॉन जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे मौजूद होता है। दूसरी चीज है कि मोस्टली जो मोनोकॉटिलेडॉन्स हैं वो आपके एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं, लेकिन डाइकॉट में नॉन एल्ब्यूमिनस जो होता है वो ज़्यादा होता है, एक्स एल्ब्यूमिनस जो है वो ज़्यादा सीड्स पाए जाते हैं। यहाँ पे प्लूम्यूल का पोजीशन हमेशा टर्मिनल होता है, इस चीज़ से आपको याद रखना है, 2 कॉटिलेडॉन्स, तो प्लूम्यूल का जो पोजीशन है वो टर्मिनल होता है, लेकिन ये कॉटिलेडॉन्स का लेटरल पोजीशन होता है, और एग्जाम्पल्स मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि जर्मिनेशन किसे कहते हैं। तो जर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट होता है। ठीक है, एक प्रोसेस जब हम एक प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, सीड या स्पोर से, आफ्टर द पीरियड ऑफ द डोरमेंसी, उसी को कहते हैं जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन भी जो है 2 तरीके का होता है, पहला है आपका एपीजियल जर्मिनेशन और दूसरा है आपका हाइपोजियल जर्मिनेशन। एंड एक यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं कि, और एग्जाम्पल्स आप कैसे याद रखेंगे कि जितने भी ऑल पल्सेस इज ऑफ खरीफ क्रॉप, जितनी भी खरीफ क्रॉप की पल्सेस होती हैं अब खरीफ में कौन कौन से आते हैं वो आपको याद रखना होगा। लेकिन एक्सेप्ट अरहर मतलब आपका रेड ग्राम को छोड़ के जितनी भी खरीफ पल्सेस हैं वो सारे के सारे एपीजियल होते हैं, और हाइपोजियल में जितने भी रबी पल्सेस जो होती हैं आपकी, एक्सेप्ट फ्रेंच बीन, वो आपके होते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो इसका मतलब फ्रेंच बीन कहाँ आ जाएगा, एपीजियल जर्मिनेशन में आ जाएगा, और अरहर कहाँ आ जाएगा, वो हाइपोजियल जर्मिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पल्सेस का। अब आपको ये याद रखना है लेकिन कि रबी पल्सेस कौन सी हैं और खरीफ पल्सेस कौन सी हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाइपोजियल जर्मिनेशन चलिए देख लेते हैं। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन में जो कॉटिलेडॉन्स होते हैं वो आपका सॉइल के अबव आ ही नहीं पाते हैं, इट डज नॉट कम अबव द सॉइल। ठीक है, कॉटिलेडॉन्स अबव द सॉइल नहीं आ पाते, तो इसका मतलब कॉटिलेडॉन्स जो है वो डीजेनरेट हो जाता है इनसाइड द सॉइल। और दूसरा जो स्ट्रक्चर है आपको याद रखना है एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल। इसको याद रखने के लिए कि किसका ग्रोथ ज्यादा है। तो अगर हाइपोजियल जर्मिनेशन है तो इसका मतलब है कि एपिकॉटिल का ग्रोथ जो होता है वो मोर होता है, और इसलिए आपका कॉटिलेडॉन्स जो है वो बिलो द सरफेस ही रह जाता है, और हाइपोकॉटिल का जो ग्रोथ होता है वो लेस होता है। ठीक है, कॉटिलेडॉन सॉइल के ऊपर आ ही नहीं पाता है, एपिकॉटिल का जो ग्रोथ होता है वो ज्यादा होता है और मतलब उल्टा करना है, हाइपोजियल जर्मिनेशन है तो इसीलिए हाइपोकॉटिल का ग्रोथ लेस होगा, एपिकॉटिल का ग्रोथ जो है वो ज्यादा होता है। अब चलिए वो देख लेते हैं आपका एपीजियल जर्मिनेशन। अब एपीजियल जर्मिनेशन में कॉटिलेडॉन्स जो है वो अबव द सॉइल आता है।
ठीक है। और यहाँ पे क्या है ये एपीजियल जर्मिनेशन है, इसीलिए उल्टा करेंगे कि हाइपोकॉटिल का जो ग्रोथ होता है वो मोर होता है। और हाइपोकॉटिल का मतलब होता है जो कॉटिलेडॉन से लगा हुआ है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो आपका एपिकॉटिल वाला होता है। तो यहाँ पे हाइपोकॉटिल का ग्रोथ ज्यादा होता है, इसीलिए कॉटिलेडॉन जो है वो अबव द सॉइल सरफेस आता है। लेकिन इन आपका एपिकॉटिल का जो ग्रोथ होता है वो कम होता है। एपिकॉटिल का ग्रोथ क्या होगा, लेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉटिलेडॉन्स है वहां से फर्स्ट ट्रू लीव्स जो है वो ओरिजिनेट होता है और फिर वो जब तक फंक्शन फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना नहीं बना लेता तब तक कॉटिलेडॉन्स जो है उसको फूड प्रोवाइड करता रहता है। अब आपको इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो जरूर से याद रखने होंगे। ये अगर आप साइमल्टेनियसली देखें तो ये जर्मिनेशन दोनों का दिखाया है। तो यहाँ पे आपका हाइपोकॉटिल की ग्रोथ है, यहाँ पे एपिकॉटिल, हाइपोजियल में एपिकॉटिल का ग्रोथ ज़्यादा है और इसीलिए कॉटिलेडॉन्स जो है वो नीचे मतलब अबव द सॉइल सरफेस नहीं आ पा रहा है। लेकिन इन एपीजियल में हाइपोकॉटिल की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है, इसीलिए कॉटिलेडॉन जो है वो अबव द सॉइल सरफेस आ पा रहा है। अब लास्ट थिंग जो है एग्जाम्पल्स, वो तो डिस्कस किया ही नहीं। प्रॉपर्टीज हमने दोनों एपीजियल और हाइपोजियल की देख ली। चलिए तो जल्दी से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले एपीजियल, जिसमें मैंने बोला था कि जितने भी खरीफ पल्सेस हैं वो आपके एपीजियल में आएंगे एक्सेप्ट आपका रेड ग्राम, ठीक है। तो रेड ग्राम कहाँ आ जाएगा आपका, हाइपोजियल में, ठीक। और एपीजियल में अब खरीफ पल्सेस में क्या क्या आएगा, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, ग्राउंडनट और हाइपोजियल में सारे रबी पल्सेस आते हैं एक्सेप्ट द फ्रेंच बीन। तो फ्रेंच बीन कहाँ आ जाएगा, वो एपीजियल में आ जाएगा। और आता है आपका कॉटन, जूट, पंपकिन, टोमेटो, ठीक है, और कोकोनट। सॉरी, कोकोनट इसमें नहीं आता है। और इधर आएगा आपका रेड ग्राम, लेथायरस, ब्रॉड बीन, राइस, व्हीट, मेज, बार्ले और लास्ट में है आपका कोकोनट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही डायरेक्ट पूछ लेगा कि ये एपीजियल जर्मिनेशन है या फिर हाइपोजियल जर्मिनेशन है। अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद आ रही है तो प्लीज डू फॉलो अस ऑन द फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। You can also visit our website www.topperninja.com. Thank you and keep watching our videos.